हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पेट की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो किसी पेशेंट को अगर हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी है IBS की, जिससे हम संग्रहणी रोग भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। क्या होता है IBS, इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या पाया जाता है इसके पेशेंट में, और होम्योपैथी की क्या संभावित मेडिसिन्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती है, और मैं क्या अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता हूँ जिससे उनको लॉन्ग टर्म पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हमें इससे बचाव कैसे करना है, और अगर हो गया है तो हम ऐसा क्या प्रिकॉशन मैनेजमेंट करें जिससे हम ठीक हो सकें। तो दोस्तों, ये सब इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक कॉमन डिसऑर्डर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, खास करके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन पे इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। दोस्तों, IBS एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसे हमें बहुत लंबे समय तक मैनेज करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। दोस्तों, ये बहुत लंबे समय तक अगर होती भी है, लॉन्ग टर्म इसका एफेक्शन होता है, तो भी ये आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाती है। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं जो आपके शरीर में ये डालती है, जैसे कि आपकी शरीर दुबली पतली हो जाती है, आप कुछ खाते हैं तो लगता नहीं, ये सब दिक्कतें होती है। ब्लीडिंग वगैरह होती है जिससे कि आपको एनीमिया वगैरह हो सकता है। लेकिन ये कहिए कि आपकी डैमेज कर देगी कोई ऑर्गन, तो ऐसा नहीं होता है, कितना भी लंबा खींचे ये। दोस्तों, इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारी जो आंतों की एक फंक्शन है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है, जिगजैग मूवमेंट करती है, जिससे हमारा खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है और मल बन के निकल जाता है शरीर से बाहर। दोस्तों, ये होता है जिगजैग मूवमेंट के कारण, जिसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। दोस्तों, ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, खाने को आगे बढ़ाता रहता है हमारी बड़ी आंत में। दोस्तों, जब ये मूवमेंट कायदे से काम नहीं करता है, पेरिस्टालसिस सही से नहीं होता है, तो हमारे शरीर में IBS वगैरह की समस्या होती है, जिससे हमें अपने शरीर में कई लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें कई बार दस्त होता है, कई बार हमें कब्ज हो जाता है, कभी कब्ज और दस्त दोनों एक साथ हो जाता है, जैसे कि सुबह कब्ज हुआ, शाम में दस्त हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ आंव की समस्या हो सकती है, म्यूकस की समस्या हो सकती है, पेट में मरोड़ और ऐंठन की समस्या हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ लक्षण हमें महसूस होते हैं जब हमें IBS की समस्या होती है। दोस्तों, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो समस्या है वो ज़्यादातर फीमेल्स में और यंग पीपल्स में देखी जाती है। दोस्तों, ये उनमें भी देखी जाती है जिसमें जेनेटिक हिस्ट्री हो IBS की, जैसे कि अगर किसी के पिताजी में है IBS की समस्या तो उनके बेटे में भी होगा, उनकी बेटियों में भी होगा। तो ऐसा देखा जाता है, अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है हमें कि IBS आपको भी हो सकता है। ये किसी किसी पेशेंट में कभी कभी ही दिखता है, हमेशा नहीं दिखता, और किसी किसी में बहुत ही लंबे समय तक चलता रहता है, जिसमें पेशेंट इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं करूं क्या करूं, क्या खाऊं, कुछ खाने को पचता नहीं है, उसके शरीर ढीली ढाली होती जाती है, शरीर एकदम दुबला पतला होता जाता है। दोस्तों, ये तो रहा IBS का ओवरव्यू, संग्रहणी रोग का ओवरव्यू। क्या होता है ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के ऊपर, क्या कारण हो सकते हैं IBS होने के। दोस्तों, IBS का एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है, लेकिन डॉक्टर्स ये देखते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे प्रभावित करते हैं इसको। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट कायदे से नहीं होगा, जिगजैग मूवमेंट कायदे से नहीं होगा, मल द्वार की जो आंत की जो वॉल्स हैं उसमें मूवमेंट जो होता है वो आगे सरकाता रहता है स्टूल को, तो दोस्तों वो अगर पास आउट नहीं होगा या वहाँ पे कहीं पे रुक गया, तो ऐसे में आपको कई सारी समस्या देखने को मिल सकती है, जैसे कि हार्ड स्टूल। तो दोस्तों, एक कॉज तो इसका ये हो सकता है इम्पेयर्ड या इरेगुलर पेरिस्टालसिस मूवमेंट।
दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, एनेक्सियस रहते हैं, एंग्जाइटी आपको बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको होता है, स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसके वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है IBS में। दोस्तों बात करें अगर इसके नेक्स्ट कॉज फैक्टर की, तो दोस्तों अगर आपको पहले कभी सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, उसकी वजह से अभी तक उसका प्रभाव गया नहीं है, तो उसकी वजह से भी IBS हो सकता है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके नेक्स्ट कॉजिंग फैक्टर पे, तो अगर आपके शरीर में जो माइक्रोब्स होते हैं उनका अप एंड डाउन देखा जाता है, यानी कम या ज़्यादा होना देखा जाता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हमें IBS की समस्या हो सकती है। दोस्तों हमारे शरीर में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर उनका संतुलन कायदे से नहीं रहता है तो ऐसे में हमें ये समस्या देखने को मिल सकती है IBS की। फ्रेंड्स बात करें अगर इसके नेक्स्ट कॉजिंग फैक्टर की, तो एक कॉजिंग फैक्टर इसका हो सकता है डाइट। अगर हमारी डाइट सही नहीं है, हम ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, पानी वगैरह कायदे से नहीं पीते हैं, लाइफस्टाइल हमारी अच्छी नहीं है, तो हमें ऐसी IBS की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर बात करें इसके नेक्स्ट कॉज फैक्टर पे, तो अगर आपको किसी फूड आइटम से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी ज़्यादातर मामले देखे जाते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपको दूध से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी IBS की समस्या हो सकती है। दोस्तों ये तो रहे कुछ इसके कॉजिंग फैक्टर्स जिसके वजह से ज़्यादातर मामले IBS के देखे जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर, मरीज में इसके क्या लक्षण देखने को मिलेगा IBS के अंदर। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कायदे से नहीं होता है, जिसके वजह से स्टूल सही नहीं हो पाता है। कभी इसमें स्टूल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, और कभी इसमें बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है स्टूल, जिसे हम डायरिया कहते हैं। तो दोस्तों किसी किसी पेशेंट में केवल डायरिया होता है और किसी में केवल कॉन्स्टिपेशन होता है। दोस्तों कुछ ऐसे भी पेशेंट्स बताते हैं जिनमें उनको सुबह के टाइम पे डायरिया होता है या शाम के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या वाइस वर्सा होता है। तो दोस्तों ऐसा सिम्टम उसमें लगा रहता है, तो वो इरिटेट बहुत ज़्यादा हो जाता है पेशेंट और परेशान हो जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर बात करें तो पेशेंट में दस्त की समस्या हो सकती है, दस्त एक लक्षण हो सकता है। पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा आंव की समस्या है, म्यूकस की समस्या है, तो एक ऐसा सिम्टम हो सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ कभी कभी पेशेंट के पेट में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनने लगता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनने लगती है, पेट में दर्द, ऐंठन होने लगता है, मरोड़ होने लगता है, उसके स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, और पेशेंट को वेट लॉस की समस्या भी देखने को मिल सकती है, और किसी किसी कंडीशन में पेशेंट को अनेमिया भी देखने को मिल सकता है एज अ सिम्टम। दोस्तों अभी तक हमने बात किया IBS होता क्या है, कॉज क्या है और सिम्टम क्या होता है पेशेंट के अंदर। अब हम आपसे बात करेंगे इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे फिजिकली और सिम्टमेटिकली पहले उसे डायग्नोस करते हैं, तब कोई अदर डायग्नोसिस के पीछे बात करते हैं। फ्रेंड्स बेसिक तौर पे अगर आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बेसिक जांच कराई जाती है, उसमें आपको कुछ नहीं निकलता है, तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर मामले फिर इसमें संदिग्ध हो जाते हैं IBS के लिए। दोस्तों अगर तब भी कोई दिक्कत नहीं पकड़ाती है तो इसके डॉक्टर बोल सकते हैं आपको एलर्जी टेस्ट कराने के लिए, जैसे कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है जिसकी वजह से आपको IBS वगैरह के सिम्टम आ रहे हैं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपके डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी के लिए बोल सकते हैं, MRI के लिए बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ टेस्ट हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं अपने पेशेंट को कि उसे IBS की समस्या है या नहीं। दोस्तों ज़्यादातर मामलों में ये फिजिकल ही पकड़ा जाता है, फिजिकली या सिम्टोमेटिकली चेक करने पे ही पेशेंट को पता चल जाता है कि इसको IBS की समस्या है। फ्रेंड्स क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं जिससे आपको कोई रोग पकड़ाएगा। फ्रेंड्स इसमें आपको बेसिकली या तो स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है आपके लाइफ में, तो डॉक्टर आपसे बात करते हैं, आपसे सिम्टम लेते हैं, आप उनको बताते हैं कि हमारे लाइफ में ये चल रहा है, मैं इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे खाता हूँ, ये मेरी दैनिक दिनचर्या है। या आप कुछ स्पेशल खाते हैं तो डॉक्टर को बताते हैं ये जब मैं खाता हूँ तो मुझे ये दिक्कत हो जाती है। तो उसी बेसिस पे डॉक्टर आपको डायग्नोसिस आगे करते हैं, या उनको अगर लगता है नहीं इसी चीज़ पे हमें अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए तो उसी पे स्टार्ट कर देते हैं ट्रीटमेंट। दोस्तों यहाँ बात खत्म होती है डायग्नोसिस की। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। क्या होम्योपैथ की मेडिसिन हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं IBS के अंदर। दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती है एज पर द सिम्टम।
लेकिन दोस्तों जो मैं अपने क्लिनिक पे देता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक मेडिसिन है, जिसे पेट का कोई भी रोगी ले तो पेट की सारी समस्या इसे दूर हो जाएगी। दोस्तों इसमें जो अपनी पहली मेडिसिन है वो है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। हाइड्रास्टिस हमें मदर टिंचर में लेना है 15 बूंद दिन में 3 बार। बात करें दोस्तों अपनी अगली मेडिसिन की, तो दोस्तों अगली मेडिसिन है ईगल फोलिया। ईगल फोलिया को भी हमें 15 बूंद दिन में 3 बार ले लेना है। दोस्तों ये जो दोनों मदर टिंचर मैंने आपको बताया, इसको आप हल्का गुनगुने पानी में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। दोस्तों आप 1 या 2 सिप गुनगुना पानी ले लें, उसमें 15 बूंद डालें मदर टिंचर और आप उसे सिंपली पी लें। तो दोस्तों आपको ऐसे दोनों मदर टिंचर्स को लेना है। दोस्तों बात करें अपने तीसरी मेडिसिन पे, तो दोस्तों अपनी जो तीसरी मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका दोस्तों आपको 30 पोटेंसी में लेना है, केवल और केवल रात में सोते वक्त। दोस्तों अगली मेडिसिन बात करें अगर, तो अपनी अगली जो मेडिसिन है वो है सल्फर। सल्फर फ्रेंड्स हमें लेना है 30 पोटेंसी में, केवल और केवल सुबह खाली पेट। जैसे ही आप सो के उठते हैं, मुंह में कोई महक नहीं होती है, आप तुरंत मुंह साफ करके आप सल्फर 30 को 2 से 5 बूंद डायरेक्ट जुबान पे आप डाल लें और इसे आप पूरा दिन नहीं लेंगे। ऐसे ही रात में आप जब सोने लगिए मुंह साफ कर लीजिए, मुंह में कोई फ्लेवर ना रहे, तो आप नक्स वोमिका 5 बूंद रात में ले लीजिए। फ्रेंड्स अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पेट सही हो जाएगा, आंत की पेरिस्टालसिस मूवमेंट सही हो जाएगी, जो अदर सिम्टम्स भी आ रहे थे वो भी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। दोस्तों अब इसके अतिरिक्त हम अगर बात करें जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है IBS के अंदर, तो दोस्तों कुछ जो खास मेडिसिन है वो है एलोस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम, पोडोफाइलम, कैस्केरा सैग्रेडा एटसेट्रा। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन है जो सिम्टम वाइज पेशेंट के अंदर बहुत ही अच्छा एक्ट करती है। लेकिन दोस्तों जो भी मैंने आपको ऊपर 4 मेडिसिन बताई वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिल जाता है। और ये बहुत ही बेसिक सी मेडिसिन है जिसमें आपको कोई बहुत स्पेशल सिम्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बेसिक अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप रात को नक्स वोमिका, सुबह सल्फर ये ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको हाइड्रास्टिस और ईगल फोलिया बताया जो कि पेट के हर रोग को दूर करती है। दोस्तों ये तो रही मेडिसिन की बात। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशन और मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों IBS में कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ दवाई ना लें, आप केवल प्रिकॉशन और मैनेजमेंट कर लें तो आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या प्रिकॉशन मैनेजमेंट करना चाहिए, अब हम इस पर बात कर लें। तो दोस्तों आपको पहले रिलैक्स रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एंग्जाइटी नहीं करना है। अगर आप एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो आपको IBS होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ बात करें तो अगर आप 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपका जो IBS की समस्या है वो होगी नहीं, और अगर हो गया है तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अगर हमको कोई फूड आइटम से एलर्जी है, जिससे हम जो चीज़ खाते हैं फिर उससे हमें एलर्जी बढ़ जाती है, उससे IBS की समस्या बढ़ जाती है, तो हमें उस फूड आइटम से या उस चीज़ों से दूर रहना है। जैसे कि हमें अगर दूध पीने से बहुत ज़्यादा हमारे सिम्टम बढ़ जाते हैं, या हमें धूप में जाने से या और किसी चीज़ से हमारे ट्रिगर हो जाते हैं प्रॉब्लम, तो हमें उससे दूर रहना है और हमें ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना है। हमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल को बिल्कुल अवॉइड करना है। हमें जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ हमें मेडिटेशन वगैरह करना है, जिससे हमारी शरीर में जो रहेगा वो स्ट्रेस दूर रहेगा। हमारे शरीर से स्ट्रेस वगैरह दूर रहेगा तो हमारी शरीर रिलैक्स रहेगा, तो हमें ऐसी समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए सुबह के टाइम पे, जिससे ये समस्या दूर रहेगी। फ्रेंड्स जो हम खाएंगे वो कायदे से पचेगा और सड़ेगा नहीं पेट में। तो दोस्तों इस वजह से भी हमें ऐसा करना चाहिए। दोस्तों बात करें, हमें डाइट में अपने हाई रिच फूड खाना चाहिए, हाई फाइबर वाली डाइट खानी चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए। दोस्तों इससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन आपको जल्दी नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट सही रहेगा, तो आपको ऐसी समस्या नहीं होगी। अगर हुई है तो दूर हो जाएगी। दोस्तों बात करें तो अगर हम मार्केट की कोई चीज़ें खाते हैं, मार्केट की ऑयली और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो उसे हमें तुरंत अवॉइड करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। दोस्तों अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप IBS को हरा सकते हैं, IBS को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।